नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज डिस्कस करेंगे। इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक ऑफ फैटेलिटीज। देखिए, जो ओवरऑल नंबर ऑफ केसेज आए इंडिया में वो थे 2,62,829, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स काउंट हुई वो थी 3841 टिल 9:30 PM ऑन ट्यूसडे। ओवरऑल अब तक इंडिया में 2,54,00,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, 2,82,000 से, यानी 2,54,00,000 से ज़्यादा केसेस और 2.82 लाख से ज़्यादा डेथ्स इंडिया में ऑलरेडी हो चुकी हैं। तमिलनाडु में 33,000 से ज़्यादा इन्फेक्शंस, केरला में 31,000 से ज़्यादा, कर्नाटका में 30,000 से ज़्यादा, महाराष्ट्र में 679 कैजुअलिटीज़। अब ये जो फिगर दिया हुआ है ना, 2,62,000 नए केसेस और 3,841 नए डेथ्स का, इसमें केसेस एंड डेथ्स फ्रॉम झारखंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और लक्षद्वीप इंक्लूडेड नहीं है। ये डाटा अलग अलग स्टेट्स के हेल्थ बुलेटिन में जो डाटा कंपाइल किया जाता है उससे जोड़ के केंद्र की सरकार अवेलेबल करवाती है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि मंडे को टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो इंडिया में हुई हैं वो हुई है 4,334 कोविड डेथ्स। आप कह सकते हो जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है एक दिन में इंडिया में इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई। अब तक का एक दिन में इंडिया में डेथ होने वाला सबसे बड़ा फिगर है ये 4,334, 4,334। अभी आप देखो तो ब्राज़ील में जो सिंगल डे में सबसे ज़्यादा डेथ्स थी वो थी 4,249, उसको इंडिया क्रॉस कर गया है। कोई ऐसा देश है जहां पे एक दिन में इंडिया से ज़्यादा मौतें हुई हों तो बिल्कुल यूएसए में हुई हैं, 4,475। तो जिस प्रकार से इंडिया इन सब चीज़ों में आगे जा रहा है, शायद हम यूएस को भी क्रॉस कर दें। इंडिया इन्हीं सब चीज़ों में काफ़ी आगे रहता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ में चीज़ आपको काम आएगी। वीडियो पे लाइक का बटन अब तक शेयर नहीं किया हो कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स जैसे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो गई, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो गई, सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री हो गई, इसमें वीडियोस मिल जाएंगे। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की बुक्स भी मैं बना रहा हूँ, काफ़ी बन चुकी हैं, काफ़ी बाकी हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर रेफर कर सकते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट वाइज मैंने वहाँ पे वीडियोस कंपाइल कर रखी हैं। अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैसेजेस वीडियोस के थ्रू आपको जुड़ने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम के मैसेजेस के थ्रू आप अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं। अगर वो डाउट्स मुझे रेलेवेंट लगे तो मैं डेफिनेटली उस पर एक अलग वीडियो बना के आपसे जुड़ूंगा। कुछ ऐसी वीडियोज़ ही मैं टेकअप करता हूँ, कुछ ऐसे डाउट्स ही मैं टेकअप करता हूँ जो कि मुझे लगता है कि सबके काम आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। देखिए, महाराटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर फाइनेंस बॉडी नाबार्ड के साथ मिलकर इंडिया का पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर चालू किया है पुणे में। और बेसिकली ये जो रीजन है पुणे के आसपास का, खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो रीजन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर, वहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए ये आपका MCCIA ने एग्रीकल्चर फाइनेंस बॉडी नाबार्ड के साथ मिलकर पहला एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बताया। वैसे इस महाराटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। याद रखिएगा, ना ये गवर्नमेंटल बॉडी है ना ही ये प्रॉफिटेबल है। नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। जो महाराष्ट्र का वेस्टर्न रीजन है ना, वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है ना, उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है ये महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जैसे फिकी है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उस प्रकार से रीजनल ये महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया, MCCIA। और इस MCCIA ने नाबार्ड के साथ मिलकर इंडिया का पहला फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर चालू किया पुणे में। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र का और पुणे के आसपास का जितना भी इलाका है जहाँ पे अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है, तो इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए और दुनिया भर के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ढालने में ये पर्टिकुलर एग्रो फैसिलिटेशन सेंटर मदद करेगा। इस फैसिलिटी को रिमोटली इनॉग्रेट किया गया फ्राइडे को। कहाँ पे? विद MCCI ऑफिस एट सेनापति बापत रोड होल्डिंग द सेंटर। ये जो सेंटर है इट विल एक्ट एज अ वन स्टॉप शॉप टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन। ठीक है भाई, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर इलाके में पैदा किए जाते हैं उनको बाहर भेजने में ये वन स्टॉप शॉप मराठा, ये जो आपका एग्रो फैसिलिटेशन सेंटर खोला गया, ये मदद करेगा। कोई भी जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, यहाँ से मदद ले सकता है। ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा। तो मिनिमम रेसिड्यू लेवल, आपको पता है कि जब हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, खासकर यूरोप और US जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो US और UK और ये जो यूरोपियन यूनियन के जो मार्केट्स हैं
वहाँ पे बहुत सारे क्वालिटी और हेल्थ पैरामीटर्स को चेकअप किया जाता है। तो अगर आप आम एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऑरेंजेस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके एक्सपोर्ट में वो चेक करते हैं कि आपके खाने के अंदर क्या पेस्टिसाइड लेवल या फिर इंसेक्टिसाइड या केमिकल्स का लेवल ज़्यादा तो नहीं है। बेसिकली उनके यहाँ पे हेल्थ पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो उस रिस्पेक्ट में रेजिड्यू लेवल्स यानी केमिकल्स के और पेस्टिसाइड्स के खाने के अंदर क्या लेवल्स है, इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो जो भी क्रॉप इंडिया में उगाए जा रहे हैं वो रेजिड्यू फ्री हैं, इस बात को कहीं ना कहीं ये फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर देखेगा। ऑर्चर्ड मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे फल वगैरह उगाए जाते हैं। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, तो भाई जो फल उगाए जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नागपुर के ऑरेंजेस बहुत फेमस है, तो अभी नागपुर के ऑरेंजेस की ब्रांडिंग करना। तो यूरोप के मार्केट में जब ये ऑरेंजेस बिकेंगे तो सब बोलेंगे कि भाई इंडिया में कोई एक जगह है नागपुर, वहाँ के संतरे बहुत फेमस है, तो वहाँ से आए। तो इस प्रकार की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करोगे तो यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स में भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स के आप कह सकते हो जो डिमांड है वो बढ़ेगी। जैसे कि आपने सुना होगा यूपी वगैरह में लोग बात करते हैं कि यार महाराष्ट्र साइड आम बहुत अच्छे मिलते हैं अल्फांसो। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है। तो ये ब्रांडिंग मार्केटिंग फॉरेन कंट्रीज में करना, ये भी इसका काम है। फिर स्पेशल एक्सपोर्ट ट्रीटमेंट्स करना, सरकार हमारी भारत सरकार एक्सपोर्ट के लिए जो जो स्कीमें लागू करती हैं उस स्कीमों का बेनिफिट आराम से एक्सपोर्टर्स ले सकें, इस बात को इंश्योर करना काम है। 2018 में इंडिया ने अपनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी को लॉन्च किया था। इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का एम क्या है कि इंडिया से जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं वो डबल कर दिए जाएं। कितने कर दिए जाएं? 60 बिलियन यूएस डॉलर्स बाय 2022। और इसके लिए एग्रीकल्चर ये जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना है ना पुणे में, ये इंडिया की मदद करेगा इस टारगेट को मीट करवाने में। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट इन एग्रीकल्चर। जो प्रिंसिपल क्रॉप्स महाराष्ट्र स्टेट में उगाए जाते हैं वो है राइस, ज्वार, बाजरा, वीट, तूर, मूंग, उड़द, ग्राम एंड अदर पल्सेस। जो महाराष्ट्र स्टेट है इट इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, ये सब मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स की बात की जाए महाराष्ट्र में तो कॉटन, शुगर केन, टर्मरिक और वेजिटेबल्स आ जाते हैं कैश क्रॉप में। इस स्टेट में यानी महाराष्ट्र में प्याज भी काफ़ी पैदा किया जाता है। और महाराष्ट्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर स्टेट। हॉर्टिकल्चर मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी पैदा होते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सॉयल भी बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एडिक्वेट टेक्निकल मैन पावर है, वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिप इरीगेशन का प्रयोग भी बहुत हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो इस बात का ध्यान रखा जाता है, कून चेल फैसिलिटीज़ यहाँ पे ठीक ठाक स्टैब्लिश की गई हैं व्हेन कंपेयर टू अदर स्टेट्स। वाइब्रेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू ग्रोइंग डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महाराष्ट्र वाले रीजन में ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और इस प्रकार के जो एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर को और एक फॉरवर्ड पुश देंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी 13.66 लाख हेक्टेयर्स इलाका अलग अलग प्रकार के फूड्स के हार्वेस्टिंग के अंदर आता है या फिर ग्रोथ के अंदर आता है, जैसे मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप, कैश्यू नट, ये सब 13.66 लाख हेक्टेयर्स पे उगाए जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट है संवेदना हेल्पलाइन फॉर चिल्ड्रन। भाई यहाँ पे एक हेल्पलाइन खोली गई है फॉर प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हेल्पलाइन को कौन मैन कर रहा है? नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR टेली काउंसलिंग प्रोवाइड कर रही है चिल्ड्रंस को। किसके थ्रू? संवेदना के थ्रू। संवेदना एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जो कि पैंडेमिक से अफेक्टेड चिल्ड्रन को साइको सोशल मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस जो कहता हूं कि इस ये जो आप कह सकते हो लाइन का जो नाम है संवेदना हेल्पलाइन का जो फुल फॉर्म है वो है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। ये जो टेली काउंसलिंग है ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स प्रोवाइड करेगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ये सर्विस अभी के लिए सिर्फ चिल्ड्रन के लिए खोली गई है और बहुत सारी रीजनल भाषाओं में भी सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़, मराठी, बंगाली, गुजराती, इस प्रकार की भाषाओं में भी सर्विस अवेलेबल है। किन बच्चों को ये सर्विस मिलेगी? वो बच्चे जिनके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई कोविड-19 की वजह से, वो बच्चे जो भी क्वारंटीन में है कोविड-19 केयर सेंटर्स में, वो बच्चे जिनके माता पिता इस समय पे पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है और उनको क्वारंटीन करके रखा गया है, तो ये बच्चे माता पिता से नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस केस में इन बच्चों को। तो इस प्रकार की हेल्पलाइन बहुत ज़रूरी है चाइल्ड केयर की रिस्पेक्ट की बात की जाए इंडिया में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बात करते हैं, फिर बात करते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। अभी ये क्या नई चीज़ है?
ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या है? भाई आपको कोरोना की पहली डोज मिल गई वैक्सीन की, दूसरी डोज मिल गई, अभी दूसरी डोज मिलने के 14 दिन के बाद आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। मतलब कि अब वैसे आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा समझ में आता है, वैक्सीन लेने के बाद तो आदमी को लगता है कोरोना नहीं होगा, ज़्यादातर चांसेस हैं। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों को 2 डोजेस मिल भी गई है वैक्सीन की, उसके बाद भी उनको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन ब्रेक थ्रू के इन्फेक्शन के जो केसेस हैं आईसीएमआर के हिसाब से काफ़ी कम है। 10,000 इन्फेक्शन में से केवल 2 से 3 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन माने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आ क्यों रहे हैं? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के आने की अभी के लिए 2 वजह बता रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। एक वजह तो ये है कि अलग अलग प्रकार के वायरस वेरिएंट्स, और दूसरी वजह यह है कि हेल्थ वर्कर्स जो कि कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड हैं वायरस के। आपको पता है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन हुआ है हेल्थ वर्कर्स का, तो भाई हेल्थ वर्कर्स आर वैक्सीनेटेड, उनकी दोनों डोजेस पूरी हो गई बहुत से केसेस में। अभी ये हेल्थ वर्कर्स लगातार ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये हेल्थ वर्कर्स लगातार उन लोगों के टच में आ रहे हैं जो ऑलरेडी कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दोबारा इन्फेक्ट होने के चांसेस इन हेल्थ वर्कर्स के ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन हेल्थ वर्कर्स में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन ज़्यादा देखे जा रहे हैं। क्योंकि भले ये वैक्सीनेटेड थे, अगर ये नॉर्मल सेटिंग में काम कर रहे होते, पेशेंट्स के टच में ना रहे होते, तो शायद इनको इन्फेक्शन ना होता। बट ये लोग तो भाई फिर से कोरोना वायरस के पेशेंट्स के टच में आ रहे हैं, तो इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। एक तो ये हो गया ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की वजह। दूसरी वजह यह है कि एक पर्सन को आपने वैक्सीनेट कर दिया, उसके बाद भी उसके अंदर कोई दूसरा वेरिएंट आ गया, ठीक है। तो जो B2 वेरिएंट हमारे देश में मार्च 2020 अप्रैल 2020 में फैल रहा था, उसके लिए आपको वैक्सीनेट कर दिया गया, लेकिन आप फिर से B.1.617 वेरिएंट से इन्फेक्ट हो गए, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस में कि ज़्यादातर केसेस में इन्फेक्शंस माइल्ड हैं या एसिम्प्टोमेटिक हैं। माइल्ड है तो चलो ठीक है, आप टेस्ट कराओगे और क्वारंटीन हो जाओगे। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो तो प्रॉब्लम यह है कि एसिम्प्टोमेटिक में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, और उस केस में हो सकता है कि हॉस्पिटल्स ही डिजीज ट्रांसमिशन सेंटर्स में बदल जाए, क्योंकि ये हेल्थ केयर स्टाफ जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को वैक्सीनेट करके बैठा था, ये अगर एसिम्प्टोमेटिक केस है कोरोना वायरस का, तो हो सकता है कि ये कोरोना वायरस फैला रहा हो। इनफैक्ट ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस पोस्ट वैक्सीनेशन किस हद तक दूसरों में कोरोना वायरस फैलाते हैं, इस बात पे भी कोई क्लियर कट जानकारी अभी के लिए पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि डाटा ट्रांसपेरेंसी और किसी चीज़ के ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये काफ़ी कम है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये हेल्थ वर्कर्स जिनके अंदर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, क्या इनको पता है कि इनके अंदर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है? ये पहली चीज़। दूसरी बात, क्या ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक केस होने के बाद ज़्यादा फैला रहे हैं? ये 2-3 ऐसे सवाल हैं जिसको बहुत अर्जेंट बेसिस पे टेकअप करने की ज़रूरत है। लेकिन अर्जेंसी में काफ़ी पीछे है अभी, रीज़न भी कि बाकी कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा हैं कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं मेडिकल कम्युनिटी का। हाँ, इंडिविजुअली वो हेल्थ वर्कर्स और बाकी लोग जिनके अंदर ब्रेक थ्रू हो रहा है वो खुद से आइडेंटिफाई करके क्वारंटीन कर लें तो अलग बात है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया लूजेस ओएनजीसी विदेश लिमिटेड डिस्कवर्ड फरजाद बी गैस फील्ड इन आयरन। भाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड की अगर आप बात करो तो ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है हमारी स्टेट ओन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। जो लोग मैकेनिकल वगैरह इंजीनियर करते हैं, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग करते हैं, उनकी ड्रीम जॉब होती है ओएनजीसी में काम करना। अभी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इसने 2008 में एक जाइंट गैस फील्ड डिस्कवर किया था फारसी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बॉक्स में। बेसिकली ये फरजाद बी ही था। फरजाद बी को डिस्कवर किया था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और उसके पार्टनर्स ने बोला था कि हम $11 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर गैस फील्ड में। लेकिन गैस फील्ड कहाँ है? गैस फील्ड है ईरान में, और ईरान में गैस फील्ड को एलोकेट करने की ताकत किसके पास है? तो ईरानियन सरकार के पास है। और अभी के लिए ईरानियन सरकार ने इस फरजाद बी गैस फील्ड को एक लोकल कंपनी को एलोकेट कर दिया। नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है $1.78 बिलियन का पेट्रोपार्स ग्रुप के साथ इस फरजाद बी गैस फील्ड को डेवलप करने के लिए। इस फील्ड में लगभग 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है इन प्लेस गैस रिजर्व्स, जिसमें से 60% रिकवरेबल है, और इसमें गैस कंडेंसेट्स हैं ऑफ अबाउट 5000 बैरल्स पर बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस। मतलब कुल मिला के यहाँ से अच्छा खासा गैस का एक्सप्लोरेशन हो सकता है। अब देखिए, इसमें एक चाइना का एंगल भी निकल के आता है कि हो सकता है चाइना बैक एंड से इस प्रकार के एक्शंस ले आ रहा हो। अप्रैल 2021 में
चाइना और ईरान ने एक 25 साल का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है। लगभग $400 बिलियन अगले आने वाले कई सालों में चाइना ईरान के अंदर खत्म करेगा। चाइना एक सिक्योरिटी और मिलिट्री पार्टनरशिप भी साइन कर रहा है ईरान के साथ। तो हो सकता है कि चाइना का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीछे से ईरान को प्रेशराइज कर रहा हो कि भाई आप इंडिया के साथ रिश्ते तोड़ो। हालांकि ये अलग बात है कि ईरान भी इतना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइना का इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। इंडिया के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ना, इस चाबहार पोर्ट के थ्रू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को कहीं ना कहीं इंडिया कनेक्ट करना चाहता है। मतलब इंडिया की जो कनेक्टिविटी है इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर की, वो चाबहार पोर्ट से ही है। अभी चाबहार पोर्ट के पास अगर चाइना ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ईरान को इस बात के लिए फोर्स कर देता है कि वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप तोड़ दे, तो इंडिया के लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा ये। हालांकि ईरान ने ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट अभी बंद नहीं किया है। कहीं ना कहीं चाइना के सामने ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखी है। बट एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, पिछले कई सालों में इंडिया के रिश्ते ईरान के साथ यूएस की वजह से खराब हुए हैं। यूएस ने जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं उसके चलते इंडिया भी पूरे दम से कहीं ना कहीं ट्रेड रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रख पा रहा है ईरान के साथ। ये जो गैस फील्ड में एलोकेशंस हैं, ये जो ईरानियन ऑयल का इंपोर्ट है इंडिया के अंदर, ये सब कहीं ना कहीं इंडिया ने इसलिए रोक रखा है क्योंकि यूएस ने बहुत तगड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर। और ईरान का सीधा ये बोलना है कि यूएस से हमारी दुश्मनी कब तक चलेगी हमें पता नहीं। तो यूएस से दुश्मनी के बावजूद भी जो देश हमारा मदद करेगा वो हमारा रियल दोस्त है, और वो रियल दोस्त उनको चाइना नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं यूएस के प्रेशर के चलते ईरान के साथ नॉर्मल रिलेशन नहीं रख पा रहा है। ये प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया के बॉर्डर के पास ये फरदाद ए फरजाद बी गैस फील्ड आपको नजर आ रहे हैं ईरान के, जिसको ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ढूंढा है, बट एक्सप्लोरेशन एक लोकल कंपनी करेगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट कोलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है, और सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने गुहार लगाई है कि भाई एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी बनाई जानी चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स टू द इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने बोला है कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी बनाइए जो कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करेगी। ये जो पिटीशन है वो एडवोकेट प्रशांत भूषण के थ्रू फाइल की गई है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अभी आर्टिकल 324 क्लॉज 2 के हिसाब से अपॉइंट नहीं किया जाता है, आर्टिकल 324 क्लॉज 5 के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। अब आर्टिकल 324 क्लॉज 2 क्या है और आर्टिकल 324 क्लॉज 5 क्या है, इसको अभी समझते हैं। अभी के लिए सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का कोई प्रॉपर प्रावधान नहीं दे रखा है संविधान में। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के हिसाब से प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जिस पर्टिकुलर पर्सन का नाम प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर देंगे उसको ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देगा प्रेसिडेंट। तो अभी के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना, दिस इज एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के नियम कानूनों के हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए आपको आर्टिकल 324 क्लॉज 2 की भाषा देखनी पड़ेगी। ये क्या बोलता है? तो आर्टिकल 342 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट शैल विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट सीईसी एंड ईसीज टिल पार्लियामेंट इनैक्ट अ लॉ फिक्सिंग द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर। मतलब कि प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगा जब तक पार्लियामेंट एक लॉ नहीं अपॉइंट कर देता कि भाई क्या क्राइटेरिया है इनके सिलेक्शन का, क्या इनकी सर्विस और टेन्योर कंडीशंस हैं। अब इस रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया। लॉ है इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। इस लॉ के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स की कंडीशन ऑफ सर्विस डिसाइड की गई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार से अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शन करेगा ये डिसाइड किया गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1951 में भी लिखा है। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट की कंडीशंस क्या हैं, क्राइटेरिया क्या है, किस हिसाब से इन पर्टिकुलर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को चुना जाएगा, ये इस नियम में नहीं लिखा गया। और इसीलिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये बोल रहा है कि आर्टिकल 324 क्लॉज 2 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 324 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि भाई आप जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बना रहे हो वो कौन से बेसिस पे बनाया जा रहा है, उसको बनाने का तरीका, ये सब चीज़ों के लिए भी तो नियम कानून बनाओ।
उन सब चीज़ों को इस इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 में इंक्लूड नहीं किया गया। और इस बेसिस पे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बोल रहा है कि आर्टिकल 324 क्लॉज 5 का इस्तेमाल करके ये जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट को और जिस पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है सीईसी और ईसी के पद पे, इसको एक एग्जीक्यूटिव पावर बना के रख दिया है, जबकि दिस इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव पावर। इसके लिए प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जानी चाहिए। मतलब कुल मिला के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को बोलना यहाँ पे ये है कि एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी बनाओ और वो इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी इस बात को डिसाइड करेगी कि किसको इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट करना है और किसको इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट नहीं करना है। एक बार इस इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी ने ये बोल दिया कि दिस पर्सन विल बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर, तो सरकार ज़्यादा बोल नहीं पाएगी। अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर जिसको चाहे उसको इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को बोलना है कि भाई ये बड़ी की पोस्ट है, ये इलेक्शन करवाती हैं हमारे देश में, तो अगर इन पोस्टों पे ऐसे लोगों को बैठा दिया जाएगा जो कि सरकार की बात मान रहे हैं या सरकार की लाइन टो कर रहे हैं, तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए ये काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। तो इसीलिए आर्टिकल 324 क्लॉज 2 इस समय पे न्यूज़ में है। ये जितना भी लॉजिक मैंने बताया है इसको याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ पे। आज की लास्ट न्यूज़ है सीमोगढ़ सुपर कंप्यूटर। भाई एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, किसके द्वारा? ईरान में बनाया गया है, तेहरान की अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब तक का ईरान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये। इस सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया है सिमोर्ग। ठीक है, तो सिमोर्ग एक मिथिकल पर्शियन बर्ड है। इसकी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो 0.56 पेटाफ्लॉप्स है और कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में हो सकता है इसकी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो 1 पेटाफ्लॉप्स पहुंच जाए। इसको ईरानियन इंजीनियर्स ने पूरी तरीके से डिज़ाइन और बिल्ड किया है। ओके, और 10 साल पहले ईरान का इससे पहले वाला सुपर कंप्यूटर बना था, अब ये दूसरा बना है। ईरानियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर में ये लोकेटेड है। 250 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 42 रैक्स में सुपर कंप्यूटर बनाया गया है और हो सकता है आगे आने वाले समय में 400 स्क्वायर मीटर्स तक ये सुपर कंप्यूटर फैल जाए। टोटल बजट है 9 मिलियन US डॉलर। आपको बस इतना याद रखना है कि जो सिमोरगढ़ है ये है क्या, तो सुपर कंप्यूटर है। बनाया कहाँ गया है? तो ईरान में बनाया गया है। ज़्यादा याद रख सको तो अमीर काबिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज़ काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।